रविश कुमार। फेक न्यूज का एक और हमसफर है पेड न्यूज। पैसा लेने का तत्व पेड न्यूज में भी है और फेक न्यूज में भी। चुनाव में पेड न्यूज का क्या आतंक होता है, आप किसी भी दल के किसी भी उम्मीदवार से गुप्त रूप से पूछ लीजिएगा। अब पेड न्यूज के कई तरीके आ गए हैं। चुनाव आते ही विपक्षी दलों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशनों की बाढ़ आ जाती है। सर्वे में विपक्ष को कमजोर बताया जाने लगता है। यूपी चुनाव में गलत सर्वे छापने को लेकर विवाद भी हुआ। पेड न्यूज में होता यह है कि पैसा लेकर उम्मीदवार के बारे में खबर छपती है कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है, फलाना ढिमकाना की हवा चल रही है, लहर चल रही है। इसी की नई पीढ़ी है फेक न्यूज। हमने इंटरनेट पर पेड न्यूज को लेकर सर्च किया तो कई जानकारियां सामने आई। आप जानते हैं कि हर चुनाव में पेड न्यूज पकड़ने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर चुनाव आयोग मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटीज बनाता है। MCMC इसे कहते हैं। 2013 में चुनाव आयोग एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार 17 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के 1400 मामले सामने आए। ये सभी 2010 से 13 के बीच के चुनाव के थे। 2012 का पंजाब के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के 523 मामले सामने आए। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के 414 मामले सामने आए। 2012 के हिमाचल प्रदेश के चुनाव में 104। 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के 93 मामले सामने आए। 2014 के लोकसभा चुनाव में मीडिया का जो रूप था वो अभूतपूर्व था। यह चुनाव भी पेड न्यूज से बच नहीं सका। कई बार पेड न्यूज के मामले रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। उनके तरीके इतने बदल गए हैं कि पकड़ना भी मुश्किल है और अभी तक पेड न्यूज को अलग से परिभाषित भी नहीं किया गया है, उसे क्रिमिनलाइज नहीं किया है, न ही इसके लिए सजा का प्रावधान है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पेड न्यूज के 787 कंफर्म केस सामने आए। सबसे अधिक 223 मामले राजस्थान से, 152 मामले पंजाब से दर्ज हुए। आंध्र प्रदेश में 116, उत्तर प्रदेश में 86 मामले दर्ज हुए। आंध्र प्रदेश में 116 कंफर्म केस मिले, लेकिन 2168 नोटिस जारी की गई थी वहां पेड न्यूज के संबंध में। 2014 के चुनाव में पेड न्यूज के मामले में उम्मीदवारों को कुल मिलाकर देश भर में 3100 नोटिस जारी किए गए। पेड न्यूज रुक नहीं रहा, फेक न्यूज आ गया है। 2017 के पंजाब और यूपी के विधानसभा चुनाव में भी पेड न्यूज के मामले पकड़े गए। 23 फरवरी 2017 की न्यूज लॉन्ड्री की साइट पर इसकी खबर है कि गोवा और मणिपुर में पेड न्यूज का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। हम अभी तक अपने चुनावों को हिंसा और बूथ कैप्चरिंग के अलावा, उनसे मुक्ति के अलावा इन दुर्गुणों से मुक्त नहीं कर पाए हैं। पैसे पकड़े जाते हैं मगर पैसे का इस्तेमाल अभी तक नहीं रुका है। अक्टूबर 2011 में पेड न्यूज के आरोप में यूपी की एक विधायक उमलेश यादव की सदस्यता खारिज कर दी गई थी। यह पहला केस था। राष्ट्रीय परिवर्तन दल की विधायक मगर किसी बड़े दल का उम्मीदवार पेड न्यूज करता हुआ बर्खास्त नहीं हुआ अभी तक। इस क्रम में एक और नेता पकड़े गए हैं जिनका मामला अदालत में भी साबित हो गया है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा को 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के मामले में दोषी पाया है। चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा पर 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस लिहाज से नरोत्तम मिश्रा 2018 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे। आयोग ने पाया कि नरोत्तम मिश्रा ने 2008 के चुनाव में दतिया विधानसभा में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने खर्चे में नहीं दिखाया। नरोत्तम मिश्रा इस वक्त जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्री हैं। बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। पेड न्यूज के मामले में दोषी पाए जाने के बाद भी अपने पद पर बने हुए हैं। किसी को अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए नैतिकता के लिए। मिश्रा जी न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं। उन्होंने नैतिकता का लोड लेकर तुरंत इस्तीफा देने की कोई जल्दबाजी नहीं की है। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है। हम विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। इसके बाद में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में जहां भी जा सकते होंगे, न्याय के लिए हम मानेंगे और न्याय की बात करें। एक बात को लेकर सतर्क रहिएगा, मीडिया को फेक न्यूज करने में खतरा है। इसका लाभ ट्रंप जैसे नेता उठा रहे हैं कि जो आलोचक या समीक्षक न्यूज चैनल हैं उनको फेक न्यूज कह देते हैं। जो फेक न्यूज है वही फेक न्यूज कहा जाए। पत्रकारों से उम्मीद की जाती है कि खबर छापने या दिखाने से पहले 3-4 बार इसकी पुष्टि कर लें, लेकिन अब आप दर्शकों और पाठकों से भी उम्मीद की जाती है कि खबर पर यकीन करने से पहले कई माध्यमों से कंफर्म कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह अखबार में जो आपने खबर पढ़ी है
उसे कंफर्म करने के चक्कर में ऑफिस जाना ही भूल जाए। अब तो न्यूज हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी आने लगा है। नेताओं के अपने ट्विटर हैंडल है, यूट्यूब चैनल है, वही झूठ बोल रहे हो, आप क्या कर लेंगे। राजनीतिक दलों ने व्हाट्सएप ग्रुप में मोहल्ले तक के लोगों को घेर लिया है, जोड़कर ग्रुप का मेंबर बनाकर सियासी कचरा खेल रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर फेक न्यूज ही होता है। इस सीरीज के शुरू में हमने आपको मिलेनियम बग, 21वीं सदी जब आ रही थी, Y2K का उदाहरण दिया था। अब आपको 2001 के दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में फैले मंकी मैन का उदाहरण देना चाहता हूं। मंकी मैन ना तो मंकी था ना ही मैन था, मगर मैन, विमेन, चिल्ड्रन मंकी मैन के आने और काट लेने की कल्पनाओं में उस साल खो गए। रात भर जागते थे, किसी ने उसे देखा नहीं, मगर बताने वालों की कमी नहीं थी कि मंकी मैन कैसा है। फेक न्यूज हम सबका यही हाल करने वाला है। हम फेक न्यूज को लेकर लोग रातों को जागेंगे, समुदायों को से लड़ते हुए दिखेंगे, किसी को मार देंगे, किसी को पीट देंगे, बल्कि ऐसा कर भी रहे हैं। मंकी मैन का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि यह साफ रहे कि फेक न्यूज को पचाने की प्रैक्टिस हम आज से नहीं कर रहे हैं। उस वक्त मीडिया भी मंकी मैन को खूब कवर करता था। एनडीटीवी के आर्काइव में मंकी मैन को लेकर कई रिपोर्ट मिली, जिसे सिद्धार्थ पांडे, बरखा दत्त, आराधना शर्मा, वर्तिका नंदा, हमारी पूर्व सहयोगी, इन लोगों ने कवर किया था, जो तब एनडीटीवी के साथ थे। मंकी मैन कवर करने वालों में अमिताभ रेवी, सेरा जैकब, माया मिर्चंदानी अब भी एनडीटीवी के साथ है। ये भी एक लाइन हो गया है। तब एनडीटीवी इंडिया नहीं था, एनडीटीवी 24/7 नहीं था, स्टार न्यूज था। हम पुरानी रिपोर्ट और उसमें लोगों के बयान को दिखाना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि फेक न्यूज या अफवाह हमारी क्या हालत कर देता है। बीच बीच में इसका ट्रायल भी होता रहता है, कौन लोग करता है मालूम नहीं। जैसे स्पेन और मोरक्को की सीमा की चमकदार तस्वीर लगाकर जाने अनजाने में किया गया एक ट्रायल। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मुझे जहां तक याद है, मंकी मैन की पहली खबर यूपी के एक हिंदी अखबार में कहीं कोने में छपी थी, पर साबित करने के लिए उसकी कोई क्लिपिंग मेरे पास नहीं है। पहले हम कुछ पुरानी रिपोर्ट देखते हैं। तब की रिपोर्ट एनडीटीवी पर 1.5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 20 सेकंड की हुआ करती थी। लोगों को सिर्फ काम की बात करने की अनुमति थी। आप देखिए एंकर कितना घंटा बोलता है। अंग्रेजी से घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही हिंदी के नाम पर नकली गौरव गान करने वालों के झांसे में आने की जरूरत है। तो मंकी मैन कैसा था, ये रिपोर्ट देखिए। Sham Park in Sahibabad is one of the colonies just across the border from Delhi that gave birth to the Monkey Man legend. The first stories of violence were reported from here before stories poured in from East Delhi and Noida. And though with each new attack the description has changed, the people of Sham Park insist that the Monkey Man is a man and not an animal. Ajay was one of its first victims. इंसान था, बंदर ही था। कैसा था दिखने में? दिखने में उसका गोरा रंग था और नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका। मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी काफी बड़ी थी, नीली आंखें थी उसकी, जैसे ने कुछ लगा रखा हो आंखें। People here told us that the man is deliberately changing his appearance to create confusion. है तो ये इंसानी, लेकिन इनका सब जगह अपना अलग अलग रोल है, जिससे कि पब्लिक को गुमराह किया जा सके कि भाई कहीं पे मुखट्टा पहन लिया, कहीं पे कुछ कर दिया, कहीं पे कुछ, जिससे एक दूसरे की बातों पे लोग विश्वास ना कर सके। Each new report of violence seems to be taking the Monkey Man further and further away from Sham Park, but no one here can forget their night of terror in a hurry. With Aradhana Sharma, this is Maya Mirchandani for Star News. आवाज माया की और रिपोर्ट आराधना शर्मा की। साहिबाबाद के श्याम पार्क से ये रिपोर्ट है, जहां से मंकी मैन की कहानी पहली बार सामने आने का दावा किया गया। आपने देखा कि लोग कैसे बता रहे हैं कि आम आदमी अपना भेष बदल कर कंफ्यूजन फैला रहा है पब्लिक को गुमराह करने के लिए। मंकी मैन की तरफ फेक न्यूज भी भेष बदल कर आता है आपको गुमराह करने के लिए। मंकी मैन को लेकर कल्पनाएं हवा में उड़ने लगी। सबने मंकी मैन के बारे में इस तरह से बयां किया कि आप सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, मगर हंसते भी रहिए और सोचते भी रहिए कि कहीं फेक न्यूज ने आपकी ऐसी हालत तो नहीं कर दी है। इंसान था, बंदर ही था। कैसा था दिखने में? दिखने में उसका गोरा रंग था और नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका। मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी काफी बड़ी थी, नीली आंखें थी उसकी, जैसे ने कुछ लगा रखा हो आंखें। आदि शक्ल का तो बंदर ही नजर आ रहा था, लंगू की तरह इतना, लेकिन ये है कि कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम है उसका। यूं झुकता है एकदम गैप, झुकते गैप हो जाता है वो। इनका सब जगह अपना अलग अलग रोल है, जिससे कि पब्लिक को गुमराह किया जा सके कि भाई कहीं पे मुखट्टा पहन लिया, कहीं पे कुछ कर दिया, कहीं पे कुछ, जिससे एक दूसरे की बातों पे लोग विश्वास ना कर सके। वो बंदर जैसा लगता था, क्योंकि हम लोग मैं और मेरा एक दोस्त यहाँ पे खटिया पे सोया था, तो
तो पहले उसको पकड़ लिया। वो सब तो जो है डरा रहा, धमका रहा, सब चीज चीर फाड़ कर रहा, कपड़े बदन पूरा से नौश कर रहा, इसलिए बहुत ज्यादा हमें परेशान कर रहा। परसों रात 7 पे सो रहा था, जैसे कोई वो मार के चला गया खरोच, फिर हमारा भाई पकड़े तो हम लोग चिल्लाने लगे, चिल्लाते भागते हुए नीचे आ गए। मतलब क्या था यार? कुछ वो ना दिखाई ना दे। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे पास ही हमारे घर आएगा, हमको ही मारेगा, हमारे पूरे घर को मारेगा, इसी वजह पास से डर लगता है। बंदर तो नहीं है, बंदर के पास क्या है, ये तो कोई